हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की 2 वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर दी है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो था उसमें हमने देखा था कि पेस्टोरलिस्ट जो थे वो किस तरीके से मूव कर रहे थे, ठीक है, उनकी मूवमेंट क्या थी और वो अपने हर्ड्स को या फ्लॉक्स के साथ किस तरीके से मूव करते थे, कहाँ पे रहते थे, सर्दियों में, गर्मियों में, ठीक है, सीजनल क्लाइमेटिक कंडीशंस में कैसे वो मूव करते थे, वो सब हमने देखा था। अब हम देखेंगे जो पेस्टोरल लाइफ थी, या आप ये कह सकते हैं जो पेस्टोरलिस्ट थे, जो चरवाहे थे, उनकी लाइफ कॉलोनियल रूल के अंडर किस तरीके से अफेक्ट हुई, वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, ठीक है, सो दैट के आने वाली वीडियोस जो है वो आपको जब वो आए, जब मैं अपलोड करूँ तो आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि कॉलोनियल रूल के अंडर में जो पेस्टोरलिस्ट की लाइफ थी वो पूरी तरह से ड्रामेटिकली, मतलब बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया था, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया था। उनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे वो श्रैंक हो गए थे। श्रैंक यहाँ पे होने का मतलब ये नहीं है कि सिकुड़ गए थे, यहाँ पे श्रैंक का मतलब है कम हो गए थे। अब उनको ग्रेजिंग ग्राउंड्स नहीं मिल रहे थे उनके जानवरों के लिए। उनकी मूवमेंट जो कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाते थे, उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी। रेवेन्यू जो था, ठीक है, जो भी टैक्सेस उनको पे करने पड़ रहे थे उनको इंक्रीज कर दिया था। उनके एग्रीकल्चर स्टॉक्स जो थे वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गए थे, और साथ ही साथ में ट्रेड्स और क्राफ्ट्स के ऊपर भी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट पड़ रहा था। अब हम देखेंगे किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा था, ये सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से रोक लगाई गई थी कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहला जो है, ठीक है, 4 तरह के रीजंस बताए हैं, हम वो देखेंगे। पहला जो है उसमें क्या बताया है कि जो कॉलोनियल स्टेट थी, या आप ये कह सकते हैं जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर थे उस समय पे कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो चाहती थी कि जितनी भी ग्रेजिंग लैंड है उसको कल्टीवेटेड फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, ठीक है। ग्रेजिंग लैंड्स मतलब जहाँ पे वो पैस्चर्स होते थे, ठीक है, मतलब ग्राउंड होता था और घास उसमें लगा होता था। तो जो कॉलोनियल स्टेट थी वो चाहती थी कि इन पैस्चर्स को या ग्रेजिंग लैंड्स को, ग्रास लैंड्स को कन्वर्ट कर दिया जाए कल्टीवेटेड फॉर्म्स में। और साथ ही साथ में लैंड रेवेन्यू जो था ना उस समय पे अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ा सोर्स था फाइनेंस का, ठीक है। लैंड रेवेन्यू के थ्रू ही अंग्रेज़ी सरकार जो थी वो पैसा कमा रही थी। और साथ ही साथ में कल्टीवेशन को एक्सपैंड करने से, अगर कल्टीवेशन एक्सपैंड हो जाती तो रेवेन्यू जो है वो भी कलेक्ट कर किया, मतलब उसके अंदर भी इंक्रीजमेंट जो है वो देखने को मिलता, ठीक है। इसलिए वो चाहते थे कि जो आपकी ये जो ग्रास लैंड थी, जो ग्रेजिंग ग्रास लैंड थी, उसको कन्वर्ट कर दिया जाए कल्टीवेटेड फॉर्म्स में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करें, और जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर होगी उतना ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट होगा। उसी समय पे इट कुड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस मोर जूट। और जब वो कल्टीवेटेड ग्रेजिंग ग्रास लैंड जो है, जब वो कल्टीवेटेड फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दी जाएगी, ट्रांसफॉर्म कर दी जाएगी, तो उस समय पे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जूट, कॉटन, वीट और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो क्या कर सकते हैं, उगाए जा सकते हैं, उसकी कल्टीवेशन की जाती है, जो कि इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा उस समय पे डिमांड में थे। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, कॉलोनियल ऑफिशियल्स जो थे वो क्या कर रहे थे, जितनी भी अनकल्टिवेटेड लैंड थी ना वो अनप्रोडक्टिव थी उनके लिए, मतलब जो अनप्रोडक्टिव, जिसके ऊपर किसी भी तरह की कल्टीवेशन नहीं की जा रही थी, वो उनको वेस्ट लैंड से कंसीडर करते थे। उनका ये मानना था ऐसी ज़मीनें जो कि जहाँ पे घास वगैरह तो है, और वो मतलब सिर्फ पेस्टोरलिस्ट जो है वो उनको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो लैंड जो है, एक तो वो वेस्ट लैंड है, दूसरा वो क्या है, अनकल्टिवेटेड है और अनप्रोडक्टिव है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। ना ही वो रेवेन्यू जनरेट करने के लायक है, ना ही वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लायक है, और वो एज अ वेस्ट लैंड उसको देख रहे थे, और उसको वो चाहते थे कि उस वेस्ट लैंड को कल्टीवेशन के अंडर लाया जाए। फिर मिड 19th सेंचुरी के टाइम पे, यानी कि 1850 का जो टाइम पीरियड था, इस समय पे वेस्ट लैंड रूल्स जो थे वो इनेक्ट किए गए। बहुत सारे एक्ट्स जो थे या लॉज जो थे वो पास किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसी में से एक एक्ट आप कह सकते हैं, वो कौन सा था, वेस्टलैंड रूल एक्ट। ये इनेक्ट किया गया कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। इन रूल्स के अकॉर्डिंगली जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स थी, ठीक है, उनको क्या किया गया, ले लिया गया, और वहाँ पे इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया गया, और ये जो इंडिविजुअल्स थे ये क्या करते थे, इनको कंसेशन वगैरह दिया जाता था, और लैंड्स को सेटल करने का काम जो था वो इन
इंडिविजुअल्स को दे दिया। ठीक है, कहने का ये मतलब है वो लैंड जहाँ पे पेस्टोरलिस्ट जो थे ना वो जाके अपने जानवरों को चरवाते थे, वो लैंड को कब्जे में ले लिया किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ पर्सन्स को हायर किया और उन पर्सन्स को वो ज़मीनों के हिस्से पकड़ा दिए और बोला भाई इनको अब एग्रीकल्चर यूज़ में लाओ ताकि यहाँ पे प्रोडक्शन हो और प्रोडक्शन का सामान जो है वो बाहर इंग्लैंड में भेजा जाए। फिर उसके बाद कुछ जो थे मतलब गाँव के जो हेडमैन होते थे ना उनको क्या कर दिया गया, रखा गया और वो क्या कर रहे थे, न्यूली क्लियर एरियाज को उनको हैंड ओवर कर दिया गया। साथ ही साथ में बहुत सारे एरियाज जो थे, द लैंड्स टेकन ओवर वर एक्चुअली ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स एंड यूज्ड रेगुलरली बाय पेस्टोरलिस्ट। ज़्यादातर जो इसमें लैंड्स थी ना वो लैंड्स वो थी जो कि पेस्टोरलिस्ट के द्वारा यूज़ की जाती थी अपने जानवरों को ग्रेज करवाने के लिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा होता जा रहा था कल्टीवेशन का, तो जैसे जैसे कल्टीवेशन का लैंड बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे पास्चर्स की का डिक्लाइन होता जा रहा था और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही थी पेस्टोरलिस्ट के लिए। ठीक है, एक एक्ट लाया गया, कौन सा एक्ट था, वेस्ट लैंड रूल एक्ट। वेस्ट लैंड रूल एक्ट, इस एक्ट के तहत जितनी भी लैंड जो कि मतलब अनप्रोडक्टिव है, अनकल्टिवेटेड लैंड है, जो कि यूज़ में नहीं आ रही है, उसको यूज़ में लाया जाए। और उन वो जो लैंड थी ना उसमें सबसे ज़्यादा लैंड जो थी वो कौन सी आ रही थी, ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स आ रहे थे, ग्रेजिंग एरिया लैंड आ रहा था जो कि पेस्टोरलिस्ट के द्वारा यूज़ किया जा रहा था। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा था किसके लिए, पेस्टोरलिस्ट के लिए। अब सेकंड जो पॉइंट आता है जिसमें ब्रिटिशर्स ने पेस्टोरलिस्ट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया, वो क्या था, 19th सेंचुरी के मिड में वेरियस फॉरेस्ट एक्ट जो थे वो भी क्या किए गए, इनेक्ट किए गए डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में। इन एक्ट्स के तहत कुछ जो फॉरेस्ट एरिया था ना जो कि प्रोड्यूस करता था कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर, मतलब ऐसी लकड़ी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में थी, जिससे आपके रेलवे के ट्रैक्स, अभी तो लोहे के हैं, उस समय पे लकड़ी के बनाए जाते थे, रेलवे ट्रैक्स बनाए गए लकड़ी के। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बनाई जाती थी, लकड़ी का यूज़ कर मतलब किया जाता था, वो मैं आपको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। तो बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट्स लाए गए जिसमें कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर जो था जैसे कि दियोदर और साल हो गया, इनको डिक्लेयर कर दिया गया रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, ये 3 फॉरेस्ट के बारे में मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया है, आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो अब ये था ना जहाँ पे दियोदर और साल के जो पेड़ थे यहाँ जहाँ लगते थे उनको रिजर्व्ड कैटेगरी में मतलब डाल दिया गया। कोई भी पेस्टोरलिस्ट जो था उसको अलो नहीं था इन रिजर्व्ड फॉरेस्ट में जाने के लिए। अदर फॉरेस्ट वाज क्लासिफाइड, और कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया। कुछ फॉरेस्ट के अंदर कस्टमरी राइट्स जो थे, कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स जो थे वो पेस्टोरलिस्ट को दिए गए, लेकिन उनकी मूवमेंट के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। कहने का ये मतलब है कस्टमरी राइट्स जो थे ना वो ऐसे राइट्स होते हैं जो कि लोगों को दिए जाते हैं ताकि वो अपने कस्टम और ट्रेडिशंस को वहाँ पे फॉलो कर सके, यूज़ कर सके। अब कुछ ऐसे फॉरेस्ट थे जहाँ पे ये पेस्टोरलिस्ट के कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स थे, तो उनको वहाँ पे मतलब उनको जाना था, जाने के लिए अलो कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे कंटिन्यूसली जाने में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, वो वहाँ पे ज़्यादा नहीं जा सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलोनियल ऑफिसर्स जो थे उनका ये मानना था कि ग्रेजिंग जो है वो क्या करेगी, सैपलिंग्स को डिस्ट्रॉय करेगी। सैपलिंग्स यहाँ पे आते हैं छोटे पेड़, मतलब छोटे छोटे पेड़ बोल सकते हो या फिर आप अंकुर बोल सकते हो जो कि अभी मतलब जो कि ग्रो कर रहे हो। तो ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जब जानवर ग्रेजिंग मतलब फॉरेस्ट में जाएंगे ग्रेज करने के लिए तो वो सैपलिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, यंग शूट्स जो होंगे ट्रीज के वो भी क्या हो जाएंगे, फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर खराब हो जाएंगे। सो वो क्या कर रहे थे, हर्ड्स को वहाँ जाने से मना कर रहे थे, फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए मना कर रहे थे ताकि वो जो यंग शूट्स हैं ट्रीज के वो खराब ना हो। और इस वजह से नए ट्रीज जो मतलब अगर वो वहाँ जंगलों में जाके ग्रेजिंग करेंगे जानवर, मतलब पेस्टोरलिस्ट जो हैं अगर वो जानवरों को जंगलों में लेके जाएंगे तो वो एक तो सैपलिंग्स को खराब कर देंगे, उसके बाद जो यंग अभी अभी नए जो पेड़ लग रहे होंगे वो भी खराब हो जाएंगे, तो उसकी वजह से न्यू ट्रीज जो कि ग्रो करने होंगे वो भी रुक जाएंगे। इसलिए जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो उनको जंगलों में जाने से मतलब नहीं जाने देते थे। फिर ये जो फॉरेस्ट एक्ट्स थे ना इन्होंने जो पेस्टोरलिस्ट की लाइफ जो थी वो पूरी तरह से चेंज कर दी। दे वर नाउ प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग मैनी फॉरेस्ट, अब उनको उनके ऊपर रोक लगा दी थी, वो किसी भी फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे, जंगलों में नहीं जा सकते थे। और हैड अर्लियर प्रोवाइडेड वैल्यूएबल फॉरेस्ट फॉर देयर कैटल, जहाँ से वो पहले अपने जानवरों के लिए चारा या घास वगैरह जो था वो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। मतलब वो अपने जानवरों को जंगलों में लेके जाते थे ना बिना किसी रोक टोक के। जब कॉलोनियल गवर्नमेंट नहीं थी, जब ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था इंडिया के ऊपर, तब फॉरेस्ट पेस्टोरलिस्ट जो थे वो अपने जानवरों को किसी भी जंगल में कहीं पे भी लेके जाके चरवा सकते थे। लेकिन जैसे ही ये फॉरेस्ट एक्ट बन गए इनकी वजह से पेस्टोरलिस्ट जो थी उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होगी। अब वो अपने जानवरों को जंगलों में नहीं लेके जा सकते थे चरवाने के लिए।
इवन इन द एरियाज दे वर अलाउड एंट्री। अगर कुछ एरियाज में जहाँ पे उनको अलो था, जहाँ पे उनको जाना मतलब फॉरेस्ट में जाने के लिए परमिशन दी गई थी, वहाँ पे उनकी मूवमेंट्स को रेगुलेट किया मतलब देखा जाता था। दे नीडेड अ परमिट फॉर एंट्री, और उनको एक परमिट दिया जाता था, पेस्टोरलिस्ट को एक परमिट दिया जाता था, और उसी परमिट के थ्रू वो क्या कर सकते थे, फॉरेस्ट में के अंदर एंट्री ले सकते थे। और उस परमिट के ऊपर जो था वो टाइमिंग एंड मतलब लिखा होता था, और साथ ही मतलब कब जाना है अंदर, कब जा सकते हैं, वापस कब आएंगे, वो सारा का सारा उसके ऊपर स्पेसिफाई किया होता था उन्होंने। देन उसके बाद जो है वो आगे क्या बोल जा रहा है, टाइम जो है जाने का आने का वो लिखा होता था, डेज जो है वो बताए होते थे कि कितने दिन तक वो उस फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो है वो रह सकते हैं, ये सारा का सारा जो था वो उसके ऊपर मेंशन होता था उस परमिट के ऊपर। आगे क्या है, पेस्टोरलिस्ट जो थे वो एक एरिया के अंदर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, ताकि वो वहाँ से अपने जानवरों के लिए घास वगैरह जो है मतलब जहाँ पे घास वगैरह अवेलेबल होता था ना उनके जानवरों के लिए, उस एरिया में वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे। जहाँ पे ग्रास जो है वो सिक्यूलेंट हो, मतलब बहुत ही रसीलेदार घास हो, नया नया लशग्रीन घास हो, और या फिर जहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो अभी अंडर ग्रोथ में हो, मतलब वहाँ पे ग्रोथ हो रही हो फॉरेस्ट की, वहाँ पे वो नहीं जा सकते थे, वहाँ पे जाना उनके ऊपर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड था। दे हैव टू मूव बिकॉज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट्स दैट हैड बीन इशूड टू दैम नाउ रूल देयर लाइव्स। और उनको परमिशन इसलिए दी गई थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा परमिशन इसलिए दी गई थी ताकि वो वहाँ पे जा सके और अपनी ज़िंदगी मतलब पैस्टोरलिस्ट की लाइफ पूरी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रही थी, तो वो थोड़ी देर के लिए उनको अलो कर देते थे। ये जो परमिट थे ये स्पेसिफाई करता था, ये बताता था कि कितने टाइम तक, कितने दिनों तक वो एक जंगल के अंदर रह सकते हैं, और अगर वो उससे ज़्यादा जंगल के अंदर रह लेते थे या फिर वहाँ पे ओवर स्टे कर लेते थे तो उनको फाइन्स जो है वो पे करना पड़ता था। थर्ड क्या आता है, ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो सस्पिशियस थे नोमैडिक पीपल, मतलब उनको शक था नोमैडिक पीपल के ऊपर। दे डिस्ट्रस्टेड मोबाइल क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स हु हॉक देयर गुड्स एंड इन विलेजेस, मतलब जो अपना सामान जैसे होते हैं ना वो घर घर जाके घूमकर सामान वगैरह देना, तो वो मोबाइल क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स के ऊपर मतलब उनको उनके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे, जो लोग क्या करते थे गांव गांव में जाकर सामान को बेचते थे। और पेस्टोरलिस्ट जो थे हु चेंज देयर प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस एवरी सीजन, और साथ ही साथ में उन लोगों के ऊपर, उन पेस्टोरलिस्ट के ऊपर जो हर सीजन के में अपनी जगह जो थे वो बदल देते थे, ताकि वो गुड पेस्टर्स जो है वो अपने जानवरों के लिए ढूंढ सके। ठीक है, पेस्टोरलिस्ट जो थे वो हर सीजन में जगह बदल देते थे, मूव करते रहते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ताकि उनके जानवरों को अच्छा जगह मिल सके खाने के लिए। और लेकिन जो ऐसा करते थे ना, तो ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो उनको क्रिमिनल्स मानते थे। ठीक है, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। बल्कि उन लोगों के ऊपर, उन पेस्टोरलिस्ट के ऊपर, उन क्राफ्ट्समैन के ऊपर ब्रिटिश जो थे वो क्या करते थे, यकीन नहीं करते थे। द कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो ये चाहती थी कि ये लोग जो है वो सेटल्ड पॉपुलेशन बन जाए, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ना करें। इसके पीछे कारण क्या था, जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे ना, तो ये लोग टैक्स नहीं पे कर पाते थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके पीछे थोड़ी ना भागती रहेगी, वो ये थोड़ी देखेगी ये कहाँ गए हैं तो हम इनसे जाके टैक्स लेंगे। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो ये चाहती थी ये लोग जो है वो एक ही जगह पे सेटल रहे, ताकि हम इनसे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सके। ठीक है, दे वांटेड द रूरल पीपल टू लिव इन विलेज, वो चाहते थे कि गांव के लोग जो है वो गांव में ही रहें, फिक्स्ड प्लेसेस में रहे, और फिक्स राइट्स जो हैं पर्टिकुलर फील्ड्स के ऊपर, मतलब वो फिर क्या कर सकेंगे, जो टैक्स है वो अच्छे से पे कर पाएंगे। सच अ पॉपुलेशन वाज इजी टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल, और ऐसी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना और कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। लेकिन दोज हु वर सेटल्ड वर सीन एज पीसेबल एंड लॉ अबाइडिंग, लेकिन जो लोग क्या करते हैं, सेटल नहीं होते हैं और आगे पीछे घूमते रहते हैं, जैसे कि नोमैडिक्स हैं, तो उनको कंसीडर कर दिया गया क्रिमिनल, उनको मुजरिम घोषित कर दिया गया। फिर 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, उसने एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो था वो पास किया था। क्यों पास किया था, बिकॉज ये जो ट्राइब्स थी या ये जो पेस्टोरलिस्ट थे ना, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे, तो ब्रिटिश की नज़रों में ये लोग जो थे ये क्रिमिनल थे। क्रिमिनल क्यों थे, क्योंकि ये लोग जो हैं वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई वो उनको कंसीडर करते थे क्रिमिनल्स। इस एक्ट के तहत बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो थी, क्राफ्ट्समैन की, ट्रेडर्स की, पेस्टोरलिस्ट की, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स जो था वो घोषित कर दिया गया। दे वर स्टेटेड टू बी क्रिमिनल, उनको बोल दिया गया कि ये लोग जो है नेचर से और बर्थ से क्या हैं, क्रिमिनल हैं। बाय बर्थ ही ये लोग जो हैं ये क्या हैं, क्रिमिनल हैं। और जब एक बार ये एक्ट फोर्स में आ गया, जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया, इन कम्युनिटीज़ को एक्सपेक्ट टू लिव ओनली नोटिफाइड विलेज सेटलमेंट्स, तो इन कम्युनिटीज़ को क्या कर दिया गया, ये बोल दिया गया कि भाई आपको एक ही विलेज सेटलमेंट के अंदर क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। और उनको ये बोल दिया गया कि भाई आपके पास, आपको परमिशन नहीं है कि आप बिना परमिट के गाँव के बाहर जाएँ। ठीक है,
द विलेज पुलिस, और जो विलेज का पुलिस होता था वो उनके ऊपर कंटिन्यूस मतलब लगातार उनके ऊपर नज़र रखता था। फोर्थ क्या है, टू एक्सपैंड इट्स रेवेन्यू इनकम। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ना, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, कॉलोनियल गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया, हर एक चीज़ के ऊपर टैक्सेशन लगाना शुरू कर दिया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। सो टैक्स जो था अब लैंड के ऊपर, वाटर के ऊपर, सॉल्ट के ऊपर, ट्रेड गुड्स के ऊपर, इवन एनिमल्स के ऊपर भी उन्होंने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। पेस्टोरलिस्ट जो थे उनको क्या करना पड़ता था, हर एक जानवर के ऊपर उनको टैक्स पे करना पड़ता था, जो जो जानवर ग्रेज करता था पैस्चर्स के ऊपर। ठीक है, अगर एक पेस्टोरलिस्ट है, एक चरवाहा है, उसके पास अगर 5 जानवर हैं, तो उस 5 के 5 जानवरों का टैक्स उनको पे करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये पांचों जानवर जो थे ये पैस्चर लैंड के ऊपर जाके क्या करते थे, ग्रेज करते थे। मोस्ट बहुत सारे पेस्टोरल ट्रैक्ट जो थे इंडिया के, ग्रेजिंग टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन द मिड 19th सेंचुरी। मतलब जितने भी पेस्टोरल लैंड थे ना, या आप कह सकते हैं ग्रीन ग्रास लैंड जो थे, उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिड 19th सेंचुरी में टैक्स लगाना शुरू कर दिया। टैक्स जो था पर हेड, मतलब एक कैटल के ऊपर, मतलब जैसे है ना 5 जानवर हैं, तो पांचों जानवरों के ऊपर उनको क्या करना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था। और साथ ही साथ में एंड द सिस्टम ऑफ कलेक्शन वाज मेड, और कलेक्शन करने का, उस टैक्स को कलेक्ट करने का सिस्टम भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लिया था, तैयार कर लिया था। देन उसके बाद 1850s और 1880s के टाइम पीरियड के बीच में जो राइट था टैक्स को कलेक्ट करने का, वो कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया गया। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बहुत ही पावरफुल थी, इन्होंने क्या किया, बोलियां लगाई, ऑक्शन लगाई, और फिर लोग जो थे उन्होंने क्या बोला कि भाई हमें आप ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो, हम क्या करेंगे, वहां से उस विलेज से हम क्या करेंगे, टैक्स को कलेक्ट करेंगे। टैक्स कलेक्ट करने के लिए इन्होंने बोलियां लगाना शुरू कर दिया। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ये क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो थे वो कलेक्ट करते थे, ताकि ये क्या कर सके, मनी को रिकवर कर सके, उस पैसे को रिकवर कर सकें जो कि उनको स्टेट को देना पड़ता था, और अपना मतलब हर एक इंसान को टैक्स पे करना पड़ता था। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये क्या करते थे, पेस्टोरलिस्ट से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करते थे। ठीक है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 10 रुपये टैक्स लगाया है, ठीक है, 10% टैक्स लगाया है, तो ये लोग जो थे ये 15% टैक्स लेते थे। इसी 15% में ये अपना भी पैसा जो था वो क्या कर लेते थे, कमा लेते थे। सो 1880s आते 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 गवर्नमेंट जो था उन्होंने टैक्स जो था वो खुद से मतलब डायरेक्टली पेस्टोरलिस्ट से लेना शुरू कर दिया, इन्होंने उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हटा दिया। और हर एक पेस्टोरलिस्ट को एक पास दिया गया। जब भी वो एक ग्रेजिंग ट्रैक्ट के अंदर जब वो एंटर करते थे, तो एक कैटल हर्डर जो था उसको वो पास शो करना पड़ता था और टैक्स पे करना पड़ता था। जो नंबर था कैटल हर्ड्स का, ही हैड, मतलब जितनी भी कैटल्स उसके पास होती थी उसका उसको अमाउंट पे करना पड़ता था जब वो एंटर करता था उस फॉरेस्ट या ग्रेजिंग ट्रैक्ट के अंदर, और पास के ऊपर भी वहाँ पे मेंशन होता था कितनी कैटल्स जो है वो इसके पास हैं। तो इससे आगे वाला जो टॉपिक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आगे वाला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट या किसी को कुछ ना समझ आया हो वो मुझे पूछ सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।